सर 2026 की शुरुआत हो चुकी है, आप इसे किस तरह से ग्रोथ के एस्पेक्ट से देखते हैं? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अगर मैं बात करूं तो आप इसके लिए क्या नए टारगेट सोच रहे हैं? मार्जिन्स को लेकर क्या टारगेट्स, अगर उसके बारे में आप बता सकें। जहां तक ग्रोथ का सवाल है तो भारतवर्ष मेरे ख्याल से अकेला ऐसा देश है जो कि इतनी सारी जियोपॉलिटिकल इंटरनेशनल दिक्कतों के बावजूद अच्छा कर रहा है। और हमारी ग्रोथ रेट नेशनल लेवल पर लास्ट जो नंबर आया 8.2% बहुत अच्छा नंबर था। आगे भी उम्मीद है कि ये नंबर 25-26 में 7-7.5 से ऊपर रहेगा और नेक्स्ट ईयर भी 7% से ऊपर रहेगा। तो ये जितनी भी लार्ज इकॉनमीज़ हैं उनमें ये सबसे ज़्यादा है। उसी के दौरान स्टेट बैंक भी चूँकि वो भारत को ही रिप्रेजेंट करता है, उसकी भी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है। हमारी लोन ग्रोथ इस लास्ट क्वार्टर जो था उसमें करीब 14-15% के आसपास थी। इस क्वार्टर में भी अच्छी रहने की उम्मीद है और सारे सेगमेंट अच्छा कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के आगे की अगर हम बात करें तो अगले साल के लिए हमारे चेयरमैन साहब ने 12 से 14% लोन ग्रोथ का लक्ष्य रखा है और डिपॉजिट ग्रोथ का लक्ष्य करीब 9 से 10% का है। और सर आपने लोन ग्रोथ की बात की, तो आपको डिमांड जो है सबसे ज़्यादा साल 2026 की बात करें तो किन सेक्टर से आती हुई दिख रही है? जो कंज्यूमर फोकस सेगमेंट है, यानी जो भी चाहे मॉर्गेज ले लें यानी हाउसिंग लोन या कार लोन्स ले लें या पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन ले लें या और जो पर्सनल लोन है, इन सब में ग्रोथ अच्छी चलती जाएगी और चल रही है। एसएमई भी बहुत अच्छा कर रहा है, एग्रीकल्चर भी अच्छा कर रहा है। कॉर्पोरेट डिमांड जो थी वो कम थी पहले, उसमें भी लास्ट क्वार्टर में बढ़ोतरी देखी गई है, इस क्वार्टर में भी उसमें बढ़ोतरी दिख रही है। उसके मेन सेक्टर जो हैं वो अभी भी पूरी तरह से ब्रॉड बेस नहीं है। उसके मेन सेक्टर जो अभी हैं वो रिन्यूएबल एनर्जी है, पावर है, इसके अलावा कुछ स्टील में भी डिमांड दिख रही है और इसके अलावा ट्रेडिशनल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड्स हैं, इनमें भी डिमांड दिख रही है। कॉर्पोरेट्स की बैंक से लोन लिया करते थे, उसमें अब काफ़ी बदलाव आया है और वो काफ़ी सारी डिमांड दूसरी सोर्सेज से ले रहे हैं। तो ये भी एक वजह है कि ये डिमांड उतनी नहीं है जितनी कि आप बाकी सेगमेंट में देख रहे हैं। ये कहने के बावजूद कॉर्पोरेट साइड में जैसे जैसे रिटेल डिमांड बढ़ रही है, अब कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए इन्वेस्टमेंट शुरू हो रहा है और ये इन्वेस्टमेंट के इंटेंशन और प्रोजेक्ट्स उसको हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है और जिसकी वजह से उम्मीद है कि अगले कुछ क्वार्टर्स में कॉर्पोरेट डिमांड जितनी बढ़ी है और बढ़ेगी। तो सर जिस तरह से बैंकिंग सेक्टर में हम बोल सकते हैं कि ट्रेंड ही बदल गया है कि लोग पहले डिपॉजिट्स में पैसा अपना लगाते थे, लेकिन एफडी से ब्याज उनको अब रिटर्न कम मिलना शुरू हो गया तो वो भी मार्केट्स की तरफ गए। ऐसे ही कॉर्पोरेट्स जो हैं पहले बैंक से बड़े लोन लेते थे, अब वो भी दूसरे तरीके से फंडिंग ले रहे हैं। तो क्या हम इसे एक ट्रेंड बदलता हुआ कह सकते हैं? कॉर्पोरेट के केस में तो पहले भी उनके पास ऑप्शन थे। फ़र्क सिर्फ इतना था कि कॉर्पोरेट जो बेटर रेटेड होते थे उनको पैसा आसानी से और अच्छे दरों पे मिल जाया करता था। अभी जो हमने देखा है क्योंकि मार्केट इतना अच्छा कर रहा है तो जो मिड कॉर्पोरेट्स हैं जिनकी रेटिंग उतनी अच्छी नहीं है उनको भी मार्केट से पैसा मिल जा रहा है। तो ये एक फ़र्क पड़ा है और ये ट्रेंड मेरे हिसाब से चलेगा क्योंकि अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो वेस्टर्न मार्केट्स हैं जहाँ पर कि ज़्यादातर कॉर्पोरेट्स वो बैंक से शुरू में पैसा लेते हैं ब्रिज लोन की तरह, फिर बाद में वो कन्वर्ट होता है बॉन्ड्स में या इक्विटी मार्केट में चला जाता है। तो इसलिए ये तो आगे चल करके मुझे लगता है कि ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। जैसे कि हमारा जो ट्रेंड दिख रहा है कि रिटेल इन्वेस्टर अब बैंक से शिफ्ट होकर के मार्केट की तरफ बढ़ा है, वो ट्रेंड भी कंटिन्यू करेगा। तो सर ये रिटेल का ट्रेंड बदला, कॉर्पोरेट का ट्रेंड बदला, प्लस आरबीआई ने भी रेट कट दिया, तो क्या इस सारे का आप मार्जिन्स पे किस तरह का इम्पैक्ट देख रहे हैं इस साल में? तो ओवरऑल अगर आप देखें पिछले एक साल में करीब 125 बेसिस पॉइंट्स के रेट कट हुए हैं, तो उसके हिसाब से मार्जिन जितना ये कन्वे हुआ है वो अभी पूरी तरह से नहीं शिफ्ट हुआ है। तो थोड़ा बहुत और कम होगा लेकिन आगे चलकर ये सेटल हो जाएगा और जो रिड्यूस निम आ गई है मुझे लगता है कि उसी पे जाके स्टेबल होगा। ओवरऑल इंडस्ट्री की जो निम है करीब 2.8% है, स्टेट बैंक 3 से ऊपर है और हमारा टारगेट भी हम 3 और 3.25 के बीच में अगर रहेंगे तो हमारे लिए ठीक रहेगा। और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस साल भी आने वाली मॉनेटरी पॉलिसीज में आगे फर्दर रेट कट हो सकता है? अब तो मुझे नहीं लगता कि अब फर्दर रेट कट होगा क्योंकि जितना रेट कट हुआ है पहली प्रायोरिटी तो यही होनी चाहिए कि वो सारा का सारा डिपॉजिट और एडवांसेस में फ़्लो करे। तो इसलिए इस वर्ष में तो अभी मुझे नहीं लगता कि रेट कट होगा, लेकिन ये है कि अगर जैसे हमारी इकोनॉमिक परिस्थिति है, इन्फ्लेशन काफ़ी कम है, ग्रोथ अच्छी चल रही है, तो इसमें अगर कोई इम्बैलेंस नहीं आता है तो मुझे लगता है कि अब ये ठहराव की स्थिति बनी रहेगी कुछ दिन। और सर डिपॉजिट्स को लेकर कासा की अगर हम बात करें तो बैंक्स में बहुत कंपटीशन हो गया है, तो इसको लेकर कोई स्ट्रैटेजी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की? देखिए, कासा तो एक रेगुलर फ्रेंचाइज है बैंक की। इसके 2 हिस्से हैं, करंट अकाउंट और सेविंग बैंक। जो करंट अकाउंट है वो ज़्यादातर बिजनेस ड्रिवन है, तो आप बिज़नेस में
जो लोगों में एक जागरूकता आ गई है कि हमें पैसा कम से कम रखना है अकाउंट में, क्योंकि इस पर कोई ब्याज नहीं मिलता, तो इसलिए वो टेम्परेरी पैसा ही रहेगा और वो कम से कम होता जा रहा है। लोग उसको मार्केट एंड ऑफ द डे में मार्केट में लगा देते हैं, तो इसलिए वो उसको लेने के लिए अब हमें बेटर सोल्यूशन चाहिए। और सोल्यूशन हमने लॉन्च किए हैं, जैसे कैश मैनेजमेंट का सोल्यूशन लॉन्च किया हुआ है 1-1.5 साल से। हम लोग सोसाइटीज़ पे, ट्रस्ट पे, कॉलेजेस, स्कूल्स में, हॉस्पिटल पे, सब पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि जिनके पास में करंट अकाउंट्स रहते हैं और वो इतने इवॉल्व नहीं है कि आखिर में जाकर के वो मार्केट में पैसा लगाएं, तो उन पे हम फोकस करें ताकि उनसे हमारा करंट अकाउंट बढ़े। इसमें हमें सक्सेस भी मिल रही है। साथ ही साथ में चूँकि सरकार का जो पैसा करंट अकाउंट में रहता था वो धीरे धीरे करके सारा RBI के पास जा रहा है, जो SNA और CNA स्कीम के तहत, तो वहाँ से वो काफ़ी कम हो रहा है। तो ओवरऑल बैलेंस में करंट अकाउंट में बहुत ग्रोथ नहीं दिख रही है, पर ये सेगमेंटल शिफ्ट हो रहा है। तो आगे चल करके हमें लगता है कि इसमें हमें सक्सेस मिलेगी। सेविंग बैंक की जहाँ तक बात है, ये तो डे टू डे जो हम ब्रांचेस के माध्यम से, अपने रिटेल चैनल्स के माध्यम से, इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से जो भी सेवाएं देते हैं, इन सेवाओं को हमें हमेशा अच्छा रखना पड़ेगा और इसमें कस्टमर्स के हिसाब से ही हमें सारा काम करना पड़ेगा, जो कि हम बराबर करते आ रहे हैं और करेंगे, ताकि हर कस्टमर हमारे यहाँ अकाउंट खोल करके उसमें पैसा रखने में उसे भरोसा सबको है, लेकिन साथ साथ उनको जो कन्वीनियंस चाहिए वो हमें कन्वीनियंस देनी है और उसके लिए हम निरंतर काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ में जो ब्रांच खोलने की बात है, मेरा मानना ये है कि हमारा देश जैसे जैसे ग्रो करता है, नई कॉलोनीज आती हैं, नए क्षेत्र बढ़ते हैं, हर जगह ब्रांच की आवश्यकता है। 250 ब्रांचेस खोलने का टारगेट है, जिसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। क्या SBI कुछ सेक्टर्स को लेकर सतर्क भी रहने वाला है 2026 में? कहां से आपको लग रहा है कि स्ट्रेस आ सकता है? नहीं, ऐसा कोई विशेष सेक्टर नहीं है। हमने थोड़ा बहुत माइक्रो फाइनेंस में डायरेक्ट फंडिंग नहीं की थी और उसका हमें फ़ायदा भी हुआ कि जो माइक्रो फाइनेंस दिक्कत में था, तो हमारे बहुत ज़्यादा हमारा एक्सपोजर नहीं था उसमें। और सर, कब तक IPO आ जाएगा म्यूचुअल फंड का? इस पे तो काम चल रहा है, अभी हम सारे बैंकों से बात करेंगे। हमारा टारगेट यही है कि ये अगले साल के शुरुआत में, अगले वित्तीय वर्ष की शुरुआत में आ जाए तो अच्छा रहेगा। इस साल 2026 में क्या आपके लिए 3 मेजर प्रायोरिटीज रहने वाली हैं या 3 से ज़्यादा? नहीं, हमारी प्रायोरिटीज मतलब एक तो यही है कि हम कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस मार्केट को और कस्टमर्स को दिखाते रहें कि हमारी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी चलती रहे। आपने इसकी बात करी, पहले मार्केट हमें रिकॉग्नाइज उतना नहीं कर पाता था, लेकिन अभी पिछले 2 सालों से हम देख रहे हैं कि मार्केट बढ़ रहा है। आज ही मैं सुबह देख रहा था कि हमारा शेयर प्राइस 1010 है, तो 1000 से ऊपर पहली बार 1-2 दिन पहले ही गया है, तो मार्केट अब इसको रिकॉग्नाइज कर रहा है। तो जहाँ तक हमारी प्रायोरिटी है, पहली चीज़ तो ये है कि हमें परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली इंप्रूव करनी है। दूसरी जो प्रायोरिटी है कि योनो लॉन्च तो हुआ है, पर योनो को सारे कस्टमर्स में फैलाना है, और जो अभी नहीं है, 10 करोड़ लोग अभी इस पर हैं, तो उसको 10 को 20 करना है, ताकि काफ़ी सारे कस्टमर्स को उसका लाभ मिले और डिजिटाइजेशन से हमारी एफिशिएंसी बढ़े, हमारी कॉस्ट कम हो। और तीसरी प्रायोरिटी, जैसे मैंने कहा कि जो हमारी प्रोसेसेस हैं उनको सरल करना है, इस पे काम करना है, और स्टाफ को एम्पावर करना है और उनको जो है ग्रूम करना है, ताकि वो लोगों को कंसिस्टेंटली सेवा दे पाएँ। चलिए सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर 2026 सर। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। थैंक यू।